गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। ओके, सभी आ चुके हैं शायद, है ना? तो ठीक है। 2 दिन की आपको क्लास में छुट्टियां मिल गई हैं और मुझे लगा काफी बड़ा रिलीफ होगा आपके लिए, है ना? लगातार क्लास हो रही थी हमारी 3 दिन। तो अब सभी के शायद आपको जो टेस्ट 1 और 2 लिखा है, बैच 4 के जितने भी एनरोलमेंट हुए हैं, आपको अपने फीडबैक मिल गए हैं। उसमें से कोई क्वेश्चन आप कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे कोई कोई चीज ना आपको समझ में आई हो कि रिगार्डिंग द इवेल्युएशन जो हमने दिया है, तो ये आप क्लास के बाद में कर सकते हैं। हम उसका आपको बता देंगे कि क्या क्या कमी आपकी रही है, या फिर आपको टेस्ट लिखते वक्त कोई और परेशानियां हैं तो लास्ट के सेशन में हम वो सभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज हम जो बात करेंगे वो है इंडियन पॉलिटी, राइट? इंडियन पॉलिटी से आपके कौन कौन से टॉपिक आ चुके हैं इंडियन पॉलिटी से, दैट इज अगर उसका ट्रेंड एनालिसिस करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने ट्रेंड उसका एनालाइज नहीं किया तो इट विल बी अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि यूपीएससी में कई बार ये नहीं पता चलता कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप इसमें बेसिक्स बुक्स को फॉलो करेंगे, जैसे आप लक्ष्मीकांत जो फॉलो करेंगे, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एनसीईआरटी जो है आपकी, उससे एग्जाम में आपको कैसे यूज करना है वो आपको आना चाहिए। बेसिकली 2017 के बाद या फिर 2016 के बाद क्या हुआ है, लक्ष्मीकांत और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये बुक्स ना थोड़ी रिडंडेंट हो चुकी है। नाउ द यूपीएससी इन सीएपीएफ एग्जाम बेसिकली जो कोर पॉलिटिक्स से टॉपिक है उससे पूछ रहा है डायरेक्टली, जो कोर पॉलिटिक्स से है उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। और जो आपके जो एवरग्रीन टॉपिक थे, जैसे फेडरलिज्म पे हो गया, या फिर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे हो गया, रोल ऑफ गवर्नर, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इस तरह के जो पॉलिटिकल टॉपिक्स थे, वो यूपीएससी ने अब पूछना बंद कर दिया आपके सीएपीएफ एग्जाम में। बट इससे ये नहीं मान सकते कि आपके सीएपीएफ एग्जाम में वो नहीं आएगा, वो दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं। बट चांसेस क्या है, आफ्टर दिस गवर्नमेंट, जब से एक गवर्नमेंट आई है, ये आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से टॉपिक्स उन्होंने पूछे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखे तो पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस, इस तरह का क्वेश्चन, दैट इज कंप्लीटली पॉलिटिकल। सेकंड इज कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, अगेन अ पॉलिटिकल टॉपिक। और आपको इसमें एक साइड नहीं लेनी है, यू हैव टू डू द एकेडमिक राइटिंग। आपको बहुत ही बैलेंस तरीके से इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को अप्रोच करना है। तीसरा जो टॉपिक है वो है नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट, अनहेल्दी ट्रेंड इन डेमोक्रेसी, क्योंकि 2018 में क्या हो रहा था, टोटल बॉयकॉट ऑफ पार्लियामेंट, वो कैंपेन चली हुई थी, ऑपोजिशन यही कैंपेन चला रहा था। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी और जो यूपीएससी में भी कुछ लोग हैं जो एग्जामिनर हैं, मे बी दे मे बी इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। तो उस आइडियोलॉजी से आपको इंक्लाइन नहीं होना है, समझे? क्योंकि जो पेपर सेट कर रहा है वो इंक्लाइन हो सकता है कि फॉर वन पर्टिकुलर पार्टिकल दिस पार्टी आइडियोलॉजी, बट जो पेपर चेक कर रहा है वो किसी भी आइडियोलॉजी से हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप लिखेंगे आपकी जो राइटिंग होगी और लिखने का तरीका होगा, दैट शुड बी एकेडमिक राइटिंग। ये नहीं कि आप किसी की साइड ले रहे हैं। नेवर एवर राइट एनी पर्टिकुलर पार्टीज नेम अनलेस एंड अनटिल आप उसको बैलेंस तरीके से यूज कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद जैसे द नीड फॉर कॉमन सिविल कोड इन इंडिया, ये भी आपका ऐसे राइटिंग पे आया था 2017 में। अभी आपने देखा होगा कि प्रेजेंट ट्रेंड क्या है, बहुत सारी चीजें हो रही है हमारे देश में। पहली चीज, जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट भी कह रही है दे विल आल्सो इंट्रोड्यूस इन द कमिंग सेशन द यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो उत्तराखंड में भी इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं। उसके बाद गोवा में तो ऑलरेडी है। और भी जो जैसे सेंसिटिव इश्यूज हो गए हमारे, हिजाब इश्यूज, जो कल्चरल और रिलीजियस राइट्स है जो लोगों के, वो थोड़े से हैम्पर हो रहे हैं। फूड हैबिट्स पे क्वेश्चन उठ रहे हैं लोगों के, हिजाब पे एक इशू उठ रहा है। उसके बाद और देखे तो लैंग्वेज, लैंग्वेज हैज बिकम नाउ एन इशू, कि हिंदी शुड बी मोर प्रमोटेड, इस तरह से ये इशू चल रहे हैं। तो ये भी आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे होलिस्टिकली। हेट स्पीच, देखिए यूपीएससी ने एक बार क्या क्वेश्चन पूछा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज आल्सो पॉलिटिकल। और जो आपको इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन उठाया डायरेक्टली, द फ्रीडम ऑफ स्पीच, देखिए ये क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एन एब्सोल्यूट राइट। ये आपसे पूछा था आर्गुमेंट राइटिंग्स में, आर्गुमेंट राइटिंग में पूछा था 2013 या 14 के अंदर पूछा था आपसे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एन एब्सोल्यूट राइट। आर्गुमेंट राइटिंग में आया आपका। अगर आपसे यही क्वेश्चन रीफ्रेज करके पूछ ले कोई हेट स्पीचेस पे, समझ गए, हेट स्पीच पे कोई क्वेश्चन आ जाए, तो यही मतलब है इसका, हेट स्पीचेस
या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सेम चीज है, उसमें भी आपका क्या रहेगा, मटेरियल जो रहेगा सेम रहेगा। जिस तरह से आप उसको अप्रोच करेंगे, जैसे आप उसको अप्रोच करना है, आप उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को कोट करेंगे, आप इसमें सोसाइटी का कोट करेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें कोट करेंगे, फिलोसफर, थिंकर, ठीक है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बात करते थे। आप इंटरनेशनल एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, फ्रांस का, और जहाँ पे या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा वहां पे शुरुआत हुई, ठीक है, वो एक एग्जांपल ले सकते हैं। बट ये नहीं कि आप इसमें पॉलिटिकल लीडर का नाम लिख रहे हैं, और कोई कंट्रोवर्शियल चीज लिख रहे हैं, वो नहीं लिखना है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, आपकी एबिलिटी इसमें चेक होगी, हर एक चीजें आपको बैलेंस वे से लिखनी है। ओके, तो सो फार अगर आपको कोई लगता है कि ये टॉपिक एग्जाम में आ सकता है, ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, एनी क्वेश्चन? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं, तो पहला टॉपिक देखते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए सोर्स क्या होगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए व्हाट शुड बी योर सोर्स। सोर्स आपका न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर के अंदर एक हेडिंग, एक पेज होता है, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं लोग, और जो द हिंदू पढ़ते हैं, उसमें सबको पता होगा कि एक पेज आता है 6 या 7 नंबर पे, पेज नंबर 6 और 7, उस पे पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड जो न्यूज है, ये आपको देखना है कि कौन कौन सी न्यूज आपके लिए रेलिवेंट है। जैसे प्रीवियस ट्रेंड एनालिसिस करेंगे आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सी न्यूज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका बेसिकली सोर्स रहेगा। दूसरा सोर्स क्या रहेगा आपका, एक एनसीईआरटी की बुक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया करके बुक है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। क्लास 11th की पीली सी बुक है, 11th या 12th क्लास की बुक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, या इस तरह से कोई बुक होगी, वो आपको पढ़नी है। दैट इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट सोर्स। तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो मैं ये कहूंगा, अगर आपको कोई प्रायर नॉलेज नहीं है, या आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं है, या फिर आपको ऐसे राइटिंग नहीं आता, या फिर आपको नहीं पता कि एकेडमिक राइटिंग कैसे करते हैं, तो इस तरह के कंट्रोवर्शियल टॉपिक आप आए तो मत लिखें इस पे। क्योंकि 6 ऐसे टॉपिक आपको मिलते हैं, उसमें से 4 आपने लिखने पड़ते हैं, तो चॉइस है आपके पास, और 6 में से आप ये देख सकते हैं कि 4 आपको इस तरह से आते हैं, जैसे कोई एनवायरमेंट पे आ गया, इकोनॉमी पे आ गया, और इंटरनल सिक्योरिटी पे आ गया, तो वो लिखना बेटर रहेगा, अनलेस एंड अनटिल आपको ये नहीं पता कि उसको किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा है आपको, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस। अब इसमें फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस, दैट इज अ कीवर्ड, दैट इज अ कीवर्ड। दूसरा है पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज एन अनदर कीवर्ड। तो इंडिया की बात हो रही है, और फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस, दो मेजर कीवर्ड है। कहीं भी आपको, जब ये आप पर्टिकुलर ऐसे को ट्राई करेंगे, आपको इसमें ना डाइग्रेस नहीं होना है, हमेशा यही दिमाग में रखना है कि पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, उसका फंक्शंस क्या है पार्टी के, एक अगर आपकी गवर्नमेंट आप देखेंगे देश में कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, क्या उसके फंक्शंस हैं। उसके बाद देखेंगे आप किस तरह से वो फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस बन गया है इंडिया में। तो ये चीजें आपको देखनी है, ये चीजें आपस में कोरिलेट करनी है, जब भी आप इसमें एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे, और इस पर्टिकुलर टॉपिक की क्या है, नीड को फुलफिल कर पाएंगे। तो आपने ये नहीं लिखना कि कई बार टेंडेंसी ये होती है कि द स्टूडेंट स्टार्ट राइटिंग जो उसको पता है, लेकिन वो ये नहीं लिख पाता जो उसकी क्वेश्चन की डिमांड है, तो ये नहीं करना आपको। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन आपको बनाना पड़ेगा, और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सबसे पहले यही कहा है कि जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं वो इसमें डालिए, सबसे ज्यादा रेलिवेंट वही बनाता है आपके इंट्रोडक्शन को। तो वो एक हुक की तरह भी काम करता है, एग्जामिनर को परसुएड करता है वो पर्टिकुलर पूरा ऐसे आपको पढ़ने का। तो जैसे इसमें लिखा है कि इंडिया इज द बिगेस्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया की बात हुई है तो मैं इंडिया का ही एग्जांपल लूंगा। इट हैज अराउंड 130 करोड़ पीपल टू इलेक्ट पार्लियामेंटेरियंस एंड लेजिस्लेटर इन द स्टेट टू वर्क फॉर पीपल्स वेलफेयर। क्योंकि पॉलिटिक्स पार्टी को किस तरह क्यों इलेक्ट किया जाता है, मेनली टू वर्क फॉर द पीपल्स वेलफेयर एंड एंश्योर प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो कि हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे जो ऑपोजिशन है उसको हाउस में बोलने नहीं दिया जाता, या फिर उसको हाउस से निकाल दिया जाता है, स्पीकर इस तरह के क्या है डिसीजन लेता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज में ये सभी चीजें होनी चाहिए, दे एंश्योर्स द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी,
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बट अब यहाँ पे मैंने एक कॉन्ट्राडिक्शन दे दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर देमसेल्व्स विक्टिम्स ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स या फिर डायनेस्टिक सक्सेशन, जो वहां पे एक इलेक्शन सिस्टम नहीं है, एक मेरिट बेस्ड पे उनको अपग्रेड नहीं किया जाता या फिर उनको बेटर पोस्ट नहीं दी जाती, उनको एक फेस नहीं बनाया जाता उस पॉलिटिकल पार्टी में, क्योंकि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है या फिर सक्सेशन है और इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है पार्टीज के अंदर विद इन द पार्टीज एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये सभी मैंने इसमें रीजन भी दे दिए। इससे क्या होगा, एग्जामिनर मेरा ऐसे पढ़ने पे मजबूर हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको वैलिड पॉइंट दिए हैं, कुछ आर्गुमेंट दिए हैं, दिस इज द वे। उसके बाद देखिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक आ गया आपका, या फिर इकोनॉमी का टॉपिक आ गया, एग्रीकल्चर का टॉपिक आ गया, उसमें आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फ्लो चार्ट आपका ऐसे मतलब थोड़ा होच पोच नहीं होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स यहाँ पे आपकी मैटर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आई हैव मेड अ फ्लो चार्ट। और कई बार ये मिथ भी है कि आप ऐसे में फ्लो चार्ट नहीं बना सकते, क्योंकि ये आपका कॉलेज का ऐसे तो है नहीं कि आपको कॉलेज में लिखना है। दिस इज अ यूपीएससी का ऐसे है। तो यूपीएससी के ऐसे में कंप्लीटली आपको गाइडलाइंस है कि योर एसे शुड बी रिटन इन अ वे कि वो एग्जैक्ट उसका एक्सप्रेशन डिलीवर हो सके और वो उसका जो टॉपिक पूछा है उसी से रेलिवेंट रहे। तो ये दो चीजें उसमें साफ साफ लिखी है। तो उसमें ये नहीं लिखा कि आप प्रेजेंट किस तरह से करेंगे, प्रेजेंटेशन खुद आपकी है, आप किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, आप पैराग्राफ में लिखना चाह रहे हैं, आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, आप किसी भी तरीके से लिखना चाह रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, बट आपको रेलिवेंट लिखना है टू द टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने क्या कोशिश की है, मैंने पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ फंक्शन लिखे हैं, क्योंकि ये सभी चीजें कहाँ लिखी है, जो मैंने आपको बुक बताई है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, वहां पे ये पर्टिकुलर टॉपिक ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यूपीएससी आपके एनसीईआरटी से ही जो क्वेश्चन बना रही है इंडियन पॉलिटी के, ठीक है। सिर्फ आपका जो माइंड है वो ये होना चाहिए कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज उठानी है और ये लिखनी है। जब आप पढ़ लेंगे उस पर्टिकुलर चीज को, तो पॉलिटिकल पार्टीज विच इज अ मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी, इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जैसे ब्यूरोक्रेसी होती है, दैट इज नॉट विजिबल एट ऑल। आपको हमेशा रोज रोज डीएम नहीं मिलेगा, एसडीएम नहीं मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आपके घर भी आते हैं कई बार, और आप उनकी अपनी जो प्रॉब्लम है उनके पास लेके भी जा सकते हैं। दैट इज द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी एंड सम फंक्शंस। तो कौन से वो फंक्शंस हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस है टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड टू मेक लॉ, ठीक है, लेजिस्लेशन भी उनका काम है, और डिफरेंट पॉलिसी रन करना, और कैबिनेट में जो डिसीजन होते हैं, जो टॉप मोस्ट लीडरशिप होती है, वो भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग है ना। तो रन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लाइक एमजी नरेगा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी ने बनाई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये सभी, उसके बाद आयुष्मान भारत एंड चूज कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज का है। जो पॉलिटिकल पार्टीज टिकट देती है ना अपने कैंडिडेट को, वो भी पॉलिटिकल पार्टीज का ही फंक्शन है। और पॉलिटिकल पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन वो प्ले करती है, दैट इज द रोल ऑफ ऑपोजिशन एंड शेप्स पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन बनाने में भी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन और दिस रोल प्ले करती है। क्योंकि पब्लिक ओपिनियन को जैसे हम देखें अभी प्रेजेंट में दो ही मेजर पार्टीज हैं हमारे सेंट्रल लेवल पे। तो एक जो पॉलिटिकल पार्टी है, आपने देखा होगा, टू चैनलाइज द एनर्जी ऑफ द पब्लिक या फिर यूथ के एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, दे टुक हेल्प ऑफ द सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया का हेल्प लेंगी और पेड न्यूज की मदद लेंगी पब्लिक ओपिनियन को शेप करने के लिए। या फिर दिल्ली गवर्नमेंट आपको आप देखेंगे, वो मॉडल देखेंगे, वो एडवर्टीजमेंट का यूज करते हैं बहुत ज्यादा टू शेप द पब्लिक ओपिनियन, इस तरह से, ठीक है। तो ये भी। उसके बाद ऑल दिस फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने एक दोबारा से कॉन्ट्राडिक्शन लिया है, क्योंकि जितना आप आपस में कॉन्ट्राडिक्शन करते हुए चलेंगे एस्से के अंदर, तो उससे क्या लगता है, जो पिछला पैराग्राफ था आपका नेक्स्ट पैराग्राफ से कनेक्ट दिखाई देता है। तो इसी को बोलते हैं आपका फ्लो, इसी को बोलते हैं आपका कोहेरेंस, समझ रहे हैं। जो पिछले वाला पैराग्राफ नेक्स्ट पैराग्राफ से, तो इसका बेसिक तरीका क्या हो सकता है कि आप उस वाले जो पिछला पैराग्राफ है उसी को थोड़ा सा नेक्स्ट पैराग्राफ में डाल के सडनली एक कॉन्ट्राडिक्शन उसमें डाल दे कि ऑल दिस फंक्शन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी हैम्पर ड्यू टू वेरियस चैलेंजेस। अब मैं यहाँ पे चैलेंजेस की बात करूँ, कौन से वो चैलेंजेस है, इंटरनल डेमोक्रेसी कि पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है एक हाथ इन ए सिंगल हैंड। अभी आप बीजेपी पार्टी को देखेंगे,
अब हमें पता है पावर कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, अमित शाह, अवर प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है, वहां पे सिंगल हैंडेडली पावर का बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। अ, अब आप कांग्रेस में देखेंगे वहां भी, ठीक है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इन स्मॉल नंबर ऑफ हैंड्स, वहां पे भी इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये क्या है, हमारे चैलेंजेस है प्रेजेंट। सो मैंने इसमें लिखा है कि दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी, which means personal loyalty to the leader become more important than individual moral values and this party principle। कई बार क्या होता है पॉलिटिक्स में कि सरकार, जैसे अभी बीजेपी में है, दो इंपॉर्टेंट लीडर हैं, सुब्रमण्यम स्वामी और एक और इम्पोर्टेंट लीडर हैं जो हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट भी बोलते हैं, ऑल्दो दे आर द मेंबर ऑफ द बीजेपी, बट सभी के बस की ये बात नहीं है, क्योंकि दे वांट टू शो द पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर, ठीक है, वो उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी के साथ नहीं है, दे कैन गो अगेंस्ट द पार्टी ऑल्सो। तो ये एक जो ट्रेंड है कि टू शो द पर्सनल लॉयल्टी, या फिर कई बार अपनी इंडिविजुअल मॉरल वैल्यूज को सेक्रीफाइस करते हैं वो, कि पार्टी में बने रहना है, तो ये भी हमारे अंदर क्या है, एक इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जो दूसरा चैलेंज मैंने इसमें लिखा है, डायनेस्टिक सक्सेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज विच डू नॉट ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइसेस, ये आप लिख सकते हैं डायनेस्टिक, जो कि इंटरनल इलेक्शन नहीं होते। अभी भी आपने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंडर जो इलेक्शन हुआ था फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, कौन बनेगा, वो दोबारा से डिले कर दिया, अब भी सोनिया गांधी ही उसमें क्या है, प्रेसिडेंट है। तो उसका जो इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन मतलब फेवर करता है पर्टिकुलर उनको ही, मतलब वही दिखाता है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वहां पे है, और अच्छी तरह से इलेक्शन नहीं हो रहा, ओपेक वे से उनका इलेक्शन हो रहा है, और जो टॉप पोजीशन है उस पर्टिकुलर पार्टी की वो रिजर्व्ड है वन फैमिली मेंबर के। तो मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी नहीं लिया और मैंने मैसेज कन्वे भी कर दिया, सही है। सो ऑल्सो देयर ओपेक फंक्शनिंग एंड रिजर्वेशन ऑफ टॉप पोजीशन फॉर मेंबर्स ऑफ वन फैमिली आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। एग्जामिनर को पता चल गया मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कांग्रेस के बारे में लिखा। दूसरा, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं आप। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की आप बात कर सकते हैं, एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उन्होंने लिखा कि 43% एमपीज हैव क्रिमिनल चार्ज रिकॉर्ड। डिस्पाइट दिस, ये आप समझिए कि इतने परसेंटेज ऑफ जो एमपीज हमारे बने हैं उनके क्रिमिनल चार्जेस हैं बहुत सारे, उनको मतलब फ्रेम किया गया है, और डिस्पाइट दैट उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री होती क्यों है, क्योंकि दे हैव द मसल पावर, दे हैव द मनी पावर। और पॉलिटिकल पार्टी को एक ही जो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो उनके लिए वो है पावर में आना, तो पावर में आने के लिए वो किसके पास जाते हैं, इन लोगों के पास जिनकी मसल पावर हो या फिर उनके पास मनी पावर हो, उनको पता है ये किसी भी तरह से इलेक्शन जीत सकता है, हमें एक सीट मिल सकती है, तो उनको वो सीट दे देते हैं, ठीक है, वो टिकट दे देते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमारे चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज वाला। उसके बाद देखेंगे हम पार्टी सिस्टम्स इवॉल्व ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो हमारा देखेंगे आजादी के बाद से हमारा पार्टी सिस्टम है वो इवॉल्व हो रहा है। पहले तो बिल्कुल भी वन पार्टी सिस्टम था हमारे यहाँ पे, वैसे कांग्रेस पार्टी ने बहुत टाइम तक रूल किया है, उसके बाद रीजनल पार्टीज का राइज हुआ, उसके बाद दूसरी पार्टीज आ गई, नेशनल लेवल पे भी पार्टीज आ गई, तो पार्टी सिस्टम इवॉल्व्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। टुडे देयर इज अर्जेंट नीड्स ऑफ रिफॉर्मेशन, तो मैंने रिफॉर्मेशन की बात कर दी। अब कौन कौन से रिफॉर्म्स की बात है, मैंने रिफॉर्म्स ऑलरेडी जो हो चुके हैं, जैसे 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, सबको पता है, और इंपॉर्टेंट कमेटीज का नाम आपको पता होगा, दिनेश गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत कमेटी, जो इलेक्शंस पे, इलेक्शन रिफॉर्म पे बात की उन्होंने, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की बात की है मैंने, जैसे एफिडेविट फाइलिंग होनी चाहिए, अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है तो उसके एफिडेविट उसके क्लियर होनी चाहिए कि कितनी उसकी उनके पास एसेट्स है, सभी डिक्लेयर होना चाहिए, या फिर उनके क्रिमिनल इंसिडेंट है या फिर उनके कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, हर एक चीजें क्लियर होनी चाहिए वोटर को। उसके बाद लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय स्ट्रेंथनिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड इलेक्शन शुड बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ पार्टी प्रेसिडेंट। पार्टी प्रेसिडेंट के लिए भी इलेक्शन की मतलब वोटिंग होनी चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है, तो ये मैंने लिखा है। और उसके बाद मैंने लिख दिया कि देयरफॉर, ये मेरा अल्टीमेट कंक्लूजन होगा, लास्ट का 3 या 4 लाइन का जो होगा, उसमें मैंने लिखा है कि देयरफॉर पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी, एनजीओज एंड मीडिया, क्योंकि ये एक जो प्रॉब्लम है, ये
प्रॉब्लम के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम कि एक आदमी इसको सोल्व कर दे। तो इसमें आप दोबारा से स्टेक होल्डर अप्रोच लगाइए कि सभी लोगों की इसमें जरूरत पड़ेगी अगर हमें पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म लाना है। कौन कौन इसमें जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज खुद, दूसरा सिविल सोसाइटीज, एनजीओस, मीडिया की बहुत ज्यादा, क्योंकि मीडिया ही है जो परसेप्शन मैनेजमेंट करती है। और टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन एंड रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम इनसाइड रादर देन क्रिटिसाइजिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो ये था। इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई पॉइंट हो, सर मैं ये इसमें ये डालना चाहता हूँ, या फिर मैं इस तरह से इसको अप्रोच करना है, वो कोई भी चीज आप मुझसे अभी पूछिए, कोई और क्वेश्चन। ठीक है, पूछिए कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई आपका इनपुट हो, क्योंकि जितनी ज्यादा क्लास एंगेजिंग रहेगी, आपके डाउट्स रिजॉल्व होंगे, उतना अच्छा होगा। एनी क्वेश्चन? ओके, शिवम इज हियर, दिव्यांशु इज हियर, मोहित इज हियर। ओके, नो क्वेश्चन एट ऑल। ठीक है, तो दूसरा जो क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा था। इस क्वेश्चन में क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी में आप एक तो मतलब कोई अपने माइक भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन आस्क एज मेनी एज क्वेश्चन जो आपको लगता हो कि मुझे इसमें प्रॉब्लम है। और ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन था आपका, कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के। पहला जो तरीका होगा कि आप कन्वेंशनल तरीके से इसमें लिखेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद एक पार्टी का डोमिनेशन हुआ, उसके बाद रीजनल पार्टीज बन गई, उसके बाद नेशनल पार्टीज में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए। ये एक तरीका। और जो प्रेजेंट आप इसमें चीज दिखा देंगे कि सिंस 2014 देर आर चेंजेस इन पॉलिटिकल पार्टी, सिंगल पार्टी मेजोरिटी हमें देखने को मिलती है। दैट इज अ बोरिंग वे टू राइट दिस। दूसरा तरीका क्या होगा, अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया है पूरा, अगर आपने बुक पढ़ी है द पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज में कितना चेंज आया है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले इलेक्शन इज सो अनप्रिडिक्टेबल, कभी कोई पार्टी पावर में आ जाती है, कभी कोई पार्टी पावर में आ जाती है। दो कीवर्ड है जो हमारे इस पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक में, वो है कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी, इसी को आपको आंसर करना होगा। क्या क्या वो कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या क्या वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है इंडियन पॉलिटिक्स की, ये अभी हम डील करेंगे। देखिए कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी कीवर्ड को डील करते हैं, क्योंकि हमें पता है इंडिया के अंदर, इंडिया इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, बहुत सारे इसमें रीजन है। जैसे वाइड ज्योग्राफी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसके अंदर हिल रीजन, ड्रॉट प्रोन रीजन, ये आपको मैं बैकग्राउंड नॉलेज दे रहा हूँ। तो हर एक रीजन की जो पॉलिटिक्स है वो डिफरेंट होगी, जो वहां पे इश्यूज होंगे। ठीक है, हिल एरियाज के अंदर डिफरेंट इशू है, तो वहां की पॉलिटिक्स अलग है। अब अगर हम डेजर्ट एरिया की पॉलिटिक्स देखेंगे, जैसे राजस्थान और गुजरात एरिया की, या फिर वहाँ की पॉलिटिक्स अलग है। अब अगर सेंट्रल इंडिया को देखेंगे, वहाँ की पॉलिटिक्स अलग मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इशू है। जम्मू एंड कश्मीर को आप देखेंगे, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इशू है, इंसर्जेंसी है, वहाँ की पॉलिटिक्स आपको अलग मिलेगी, डिवाइसिव पॉलिटिक्स मिलेगी। ठीक है, ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट आपको चीजें देखने को मिलेगी। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्सिटी, जो कीवर्ड है वो आंसर किया। उसके बाद अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अब अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्या है, कुछ ऐसे डिसीजन जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, अनप्रेडिक्टेबल डिसीजन, मतलब कभी आपको ये नहीं लगा कि गवर्नमेंट इस तरह के भी कोई डिसीजन ले सकती है। एक डिसीजन लिया था जैसे डीमोनेटाइजेशन ड्राइव, आज तक सब लोगों को याद है कि अवर प्राइम मिनिस्टर के रात को 8 बजे वो आए और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया सडनली डीमोनेटाइजेशन। उसके बाद देखा ड्यूरिंग द कोविड, suddenly nationwide lockdown was imposed, that was also an unpredictable move। ठीक है, ये भी आपको देखना है। सो डीमोनेटाइजेशन, नेशनल इमरजेंसी 1975, आज तक क्रिटिसाइज करते हैं कि 1975 में जो आपकी नेशनल इमरजेंसी लगी थी, दोज वर द डार्क डेज। ठीक है, वो भी रातों रात इमरजेंसी लगा दी थी, अनप्रेडिक्टेबल। उसके बाद आप देखेंगे द रोल ऑफ स्पीकर और गवर्नर, दैट इज आल्सो अनप्रिडिक्टेबल और कॉम्प्लेक्स। जैसे कर्नाटक असेंबली के अंदर स्पीकर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ 15 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसका प्रेसिडेंट रूल देखेंगे आप कि 1980 के दशक में बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट रूल लगते थे। उस टाइम पे फ्रेजाइल गवर्नमेंट होती थी कि आया राम और गया राम, इस तरह से, मतलब
सो मेनी डिफेक्शंस वर सीन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इतने सारे डिफेक्शंस थे, मर्जर हो रहे थे, तो स्टेबिलिटी थी जो गवर्नमेंट की वो नहीं थी। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ आया 52nd अमेंडमेंट के बाद, उसके बाद देखेंगे बहुत सारी थोड़ी स्टेबिलिटी आई है गवर्नमेंट में। अब देखेंगे ये वाला फेज 2014 से 18 के बीच, जैसे महाराष्ट्र, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश में आपके प्रेसिडेंट रूल लगा 2014 में महाराष्ट्र में, 16 में उत्तराखंड में, और फिर 16 में आंध्र प्रदेश में। लेकिन उत्तराखंड का जो आपका प्रेसिडेंट रूल लगा, वो वहां के हाई कोर्ट ने उस गवर्नमेंट को दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया, क्योंकि वो जो ग्राउंड थे, जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ग्राउंड दिए थे फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, उनको नल एंड वॉइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये भी आपको देखना होगा। सो एडीआर की रिपोर्ट आप इसमें लिख सकते हैं। करंटली ये 31% ऑफ द करंट एमपीज हैव क्रिमिनल केसेस, ये आप लिख सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी भी हमारा पॉलिटिकल डिसीजन है। जैसे आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट या फिर चाइना के अगेंस्ट हम जो रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, हमारी पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है कि हमारी प्रेजेंट में गवर्नमेंट कौन है, इस टाइम हमारी गवर्नमेंट कौन है, वो रिलेशनशिप तय करती है। ठीक है, ये नहीं कि हमारे पास से कोई प्रीवियस रिलेशनशिप आ रहे हैं वो अभी तक चलेंगे, नहीं। चेंज होते ही, जैसे चेंज ऑफ गार्ड होता है, अभी अभी जो पाकिस्तान में चेंज हुआ है, उससे हमें थोड़ी सी उम्मीद है कि हमारे साथ फेवरेबल रिलेशनशिप वो मेंटेन करेंगे। दैट इज अकोर पॉलिटिक्स। उसके बाद फॉरेन रिलेशनशिप में आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान के साथ हमने जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की है, वो भी पॉलिटिकल डिसीजन था। बालाकोट एयर स्ट्राइक, उससे पहले हम कभी पाकिस्तान के अंदर गए नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स वर डिफरेंट एट दैट टाइम। उसके बाद गलवान वैली का आप देख सकते हैं, क्वाड का हम देख सकते हैं कि क्वाड को हम फॉर्मलाइज करने की बात कर रहे हैं, जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये फॉर्मलाइज करने की बात कर रही है। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, रीनेगोशिएशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये भी हमारी क्या है, दिखाती है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी के। अनप्रेडिक्टेबल, एकदम से गवर्नमेंट ने मूव लिया, और जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी खुद बोला था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। अगर इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा रीनेगोशिएट करते हैं तो ये क्या दिखाएगा, हमारा अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जो वर्ल्ड बैंक के अंडर हमने ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी को साइन किया था, अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो इट शोज अवर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। उसके बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, किसी को पता था 370 एकदम से हट जाएगा? कोई प्रपोजल नहीं था, कोई ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था, नथिंग। सो दीज आर द इंस्टेंसेस ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जैसे द शेयर अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन इलेक्शंस। उसके बाद देखेंगे आप, डीमोनेटाइजेशन वाज अ पॉलिटिकल गैम्बल देन अ इकोनॉमिक डिसीजन। तो पॉलिटिकल डिसीजन था डीमोनेटाइजेशन। एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक। उसके बाद आप देखेंगे आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, हियर हाउ अमित शाह एंड को एग्जीक्यूटिव कीप दिस पर्टिकुलर दिस इवेंट एज अ टॉप सीक्रेट इवेंट। ठीक है, उसके बाद सीक्रेट ऑपरेशन बिहाइंड गवर्नमेंट्स मूव टू स्क्रैप आर्टिकल 370। उसके बाद आंध्रा असेंबली स्पीकर और ये एंटी डिफेक्शन लॉ, ये सभी चीजें, प्रेसिडेंट रूल इन उत्तराखंड, ये सभी चीजें। ठीक है, ये क्या दिखाती है, हमारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखाती है पॉलिटिक्स में। तो ये दो टॉपिक आपके डिस्कस हो गए जो इंडियन पॉलिटी के थे, ये सभी। अब नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट, अनहेल्दी ट्रेंड इन डेमोक्रेसी, इस पे हम आपके साथ क्या करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे थोड़ा। तो आप में से कौन बताएगा इसमें? मोहित, आप इस टॉपिक से क्या समझते हैं? नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट, अनहेल्दी ट्रेंड इन डेमोक्रेसी। मोहित, एनीबॉडी? आज सभी सो गए हैं क्या आप? हाँ? शिवम, यू आर देयर? यस सर। हाँ, बोलिए, आप बताइए। नॉन नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो पार्लियामेंट का है वो जिस वक्त ये क्वेश्चन आया था उस वक्त घटता जा रहा था, तो उस वजह से। हाँ, क्योंकि ट्रेंड था ना उस टाइम पे, और हमें पता है कि हमेशा आपके ट्रेंड पे ही क्वेश्चन आता है। कोई ऐसा ट्रेंड दिखे आपको कि मेजर यस ट्रेंड, कुछ मेजर चेंजेस दिखे, तो उसी पे आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट, उस पे क्वेश्चन बना। अभी अभी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे पार्लियामेंट से? बहुत सारी चीजें, जैसे हेट स्पीच, या फिर पार्लियामेंट में भी वर्किंग आवर्स कम हो रहे हैं, हर एक चीजों पे दिक्कत हो रही है, तो दोबारा से आपका कोर पॉलिटिक्स पे कोई ना कोई टॉपिक बन सकता है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। नॉन परफॉर्मिंग वाली पे 2018 में आया था ये हमारा टॉपिक, ये रहा।
तो दिस इज द स्टेटमेंट। ये देखिए, वेंकैया नायडू, इन्होंने बोला कि राज्यसभा परफॉर्म मच बिलो इट्स पोटेंशियल, राइट। और 2-3 न्यूज और देखते हैं कि अर्ली एंड टू एंड हाउस सेशन वेंकैया नायडू ब्रेक डाउन। ये सभी हमारे ड्रामे चले हुए हैं इसमें पार्लियामेंट में। द रोल ऑल द कमेटी प्लेस। देखिए, अगर हमारी जो पार्लियामेंट अच्छे से काम करे, पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे काफी एजेंसीज होती हैं, हमारे पास कोई कमेटीज होती हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम दिया जाता है। तो वो जब तक पार्लियामेंट हमारी काम नहीं करेगी तो ये कमेटी काम कैसे करेगी। जैसे फाइनेंशियल कमेटी होती है, और कैग होता है, उसके अंदर जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है आपकी, ठीक है। ये सभी कमेटीज अनलेस एंड अनटिल पार्लियामेंट अच्छे से काम नहीं करेगी तो ये सभी कमेटी काम कैसे करेंगे। सो रोल ऑल द कमेटीज प्लेन इन द पार्लियामेंट, ये आपको बताना है। उसके बाद जुडिशरी ने क्या कमेंट किया है, जैसे सीजीआई रमना, आवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने बोला है कि दिस मेजर फॉल आउट ऑफ रशिंग लेजिस्लेशन विदाउट डिबेट। बिना किसी डिबेट के अगर आप कोई लेजिस्लेशन पास कर देंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम है। उससे एक तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि लिटिगेशन बढ़ जाएगी कोर्ट्स में यू विल सी अ लॉट ऑफ लिटिगेशन। बिहार में आपने देखा होगा कि जब से लिकर बैन हुआ है, लिकर बैन होने के कारण से देयर आर सो मेनी केसेस इन द बिहार जो अननेसेसरी कोर्ट का टाइम जाया करते हैं। बहुत सारे जो पैटी क्राइम है, छोटे छोटे क्राइम है, फॉर द आफ्टर द बैन ऑन द लिकर, तो स्मगलिंग उसकी बढ़ गई। तो सीजीआई रामना, इन्होंने बोला है कि डेलिब्रेशन होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए लॉज पे, और जब पार्लियामेंट को पास करना चाहिए अननेसेसरली, इससे कोर्ट का टाइम बहुत ज्यादा जाया होता है। उसके बाद देखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नो फोरसाइट इन ड्राफ्टिंग लॉज क्लोज कोर्ट, बिहार प्रोहिबिशन इज एन एग्जाम्पल। उसके बाद देखेंगे इट इज सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन पार्लियामेंट, देयर इज नो क्लैरिटी इन लॉज। उसके बाद से जो हमारे इन्होंने ही बोला था अवर सीजीआई, लैक ऑफ क्वालिटी डिबेट, इन्होंने बोला कि लैक ऑफ क्वालिटी डिबेट इन पार्लियामेंट, कोर्ट्स अनेबल टू फैथम इंटेंट बिहाइंड न्यू लॉज। लोकसभा स्पीकर अगेन सेड दैट स्पीकर वॉइसेस कंसर्न ऑफ पार्लियामेंट असेंबली डिसरप्शन। तो डेलिबरेट डिसरप्शन हमें देखने को मिलता है पार्लियामेंट में। तो ये सभी चीजें आपको देखनी है। दीज आर द मैंने सोर्स क्या बताया आपको, इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर द हिंदू हो, वहां से आपको पेज नंबर 6 या 7 जो आपका रहेगा इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो न्यूज आपको थोड़ी बहुत फॉलो करनी है। आपको ट्रेंड देखना क्या चेंजेस आए। सो दिस इज द मॉडल आंसर जो मैंने लिखा है कि नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट, अनहेल्दी ट्रेंड इन डेमोक्रेसी। तो इस तरह से एकेडमिक राइटिंग करनी है आपको, कुछ नहीं इसमें ये आपने लिखना कि आपने कोई प्रेजुडिस हैं आपके किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो नहीं आपको इसमें लिखने, टोटली लॉजिकल तरीके से। सो मैंने लिखा है कि पार्लियामेंट विच इज कंसिडर एज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी एंड गार्जियन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। अगर आपको थोड़ी सी लैंग्वेज के साथ आप खेल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट को यही बोला जाता है, गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना, क्योंकि पार्लियामेंट इसमें कीवर्ड आपको पहले ही दिया गया है। और जैसे पब्लिक डिस्कोर्स वहां पे होते हैं, सोशल वेलफेयर जैसे काम पार्लियामेंट में ही होते हैं। अकाउंटेबिलिटी सेट कौन करता है, अपोजिशन इन द पार्लियामेंट। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कौन करता है, अपोजिशन, या फिर जो हमारी कमेटीज है पार्लियामेंट्री कमेटीज, वो ट्रांसपेरेंसी एंश्योर करती हैं। उसके बाद अवर पार्लियामेंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ये सभी चीजें मैंने इसमें क्या है डाल दी। उसके बाद मैंने देखा, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बताया कि अनहेल्दी ट्रेंड क्यों है, कि नॉन परफॉर्म क्यों कर रहे हैं हमारी पार्लियामेंट। कुछ रीजन होंगे। पहला रीजन क्या था, कोविड-19 की रेस्ट्रिक्शन के बाद से, ठीक है। एक रीजन ये क्योंकि 2018 में आया था, जब तक तो कोविड-19 नहीं था, तो मैंने इसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में सोच के लिखा है। तो कोविड-19 आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कि सम पॉलिटिकल टसल बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, ये तो आप लिख सकते हैं ना, देयर आर सम पॉलिटिकल टसल बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, सो दिस इज द वैलिड रीजन। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि दिस इज द मेन बॉडी, यहाँ से मेन बॉडी शुरू होगी। कई बार क्या करते हैं कैंडिडेट, ये आपकी बहुत ही गलत आदत है, मुझे कई बार ये देखने को नहीं मिलता कि इंट्रोडक्शन में और मेन बॉडी में देयर इज नो सेग्रीगेशन, कंप्लीट सेग्रीगेशन दिखना चाहिए। आप यहाँ से शुरू कर देते हैं मेन बॉडी को, क्या मतलब हो गया उसका, एग्जामिनर उसको कैसे पढ़ेगा, आपका आंसर पूरा मोनोटोनस लगेगा, इतना मतलब अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, प्रेजेंटेशन आपकी स्किल कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। नेक्स्ट लाइन से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपको जब लिखना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद मैंने एक आर्गुमेंट दिया कि पार्लियामेंट विच इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया इज सपोज टू पास बिल्स थ्रू प्रॉपर डिस्कशन, डेलिब्रेशन एंड स्क्रूटनी थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी। ये काम होता है पार्लियामेंट का, बट अनहेल्दी ट्रेंड है। बट वी हैव सीन अनहेल्दी ट्रेंड इन पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग सच एज हैस्टी पासिंग ऑफ बिल, या फिर ऑर्डिनेंस रूट का आपने देखा होगा कि ऑर्डिनेंस रूट का यूज किया गया है बहुत बार। जैसे फार्म लॉज भी पास किए थे आपके 3 फार्म्स लॉ थ्रू द ऑर्डिनेंस, और मनी बिल का सहारा लेके आधार को भी मनी बिल का पास किया कर दिया था विदाउट डूइंग एनी डिबेट एंड डेलिब्रेशन। तो एक और रिपोर्ट थी कि इसमें बोला था कि 12% बिल सेंट फॉर द स्क्रूटनी, इतने कम बिल। और तो मैंने इसके साथ एग्जांपल भी दे दिए, एनआरसी, सीए बिल, आधार एज मनी बिल। अगर आपके पास एग्जांपल है या फिर आपके दिमाग इस तरह चल रहा है उस टाइम पे, तो आप एग्जांपल दीजिए, आपकी स्टेटमेंट इससे मोर क्रेडिबल दिखेगी। ठीक है। दूसरा मैंने लिख दिया फिर जो आपको इंस्टीट्यूशंस दिखते हैं आपको आप गवर्नमेंट में या फिर पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट इज आल्सो अ पार्ट, सबको पता है, अपर हाउस, लोअर हाउस एंड प्रेसिडेंट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो मैंने यहाँ प्रेसिडेंट को लेके आया कि प्रेसिडेंट हैज सेड दैट एमपीज आर डिफेंडर ऑफ द डिग्निटी ऑफ पार्लियामेंट बट वी हैव विटनेस ग्रेव इनडिसिप्लिन इन पार्लियामेंट लास्ट डे ऑफ मॉनसून सेशन। कितना न्यूज में रहा था वो लास्ट डे ऑफ मॉनसून सेशन, and torrential disruption in both the houses to fill the political objective that has decreased the productivity of the both houses। ठीक है। I keep my tone very balanced, बहुत बैलेंस तरीके से आपको अपनी टोन दिखानी है। इसमें इसमें आपको बागी नहीं दिखना कि आप बागी हैं या फिर आप रोग हैं, आपकी आइडियोलॉजी बिल्कुल एक्सट्रीम है आइडियोलॉजी, वो नहीं दिखने देनी है आपको। इसमें बहुत बैलेंस तरीके से आपके अपने जो सिलेक्शन होंगे वर्ड्स के, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट है दैट इज द सुप्रीम बॉडी, और इस पार्लियामेंट इस सुप्रीम बॉडी के अगेंस्ट आप कुछ एक्सट्रीम वर्ड यूज करते हैं दैट विल गो अगेंस्ट यू। ठीक है। बहुत बैलेंस तरीके से आपको इसमें समझना है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अनलेस एंड अनटिल आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को अवॉइड कर सकते हैं। बट मैंने आपको सोर्स बता दिया, एनसीईआरटी की बुक है, और गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स करके जो पेज आता है वो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। उसमें कितने अच्छे तरीके से जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, सी चिदम्बरम जो लिखते हैं एलोक्वेंटली, इतना अच्छा लिखते हैं, उनका जो लिखने का तरीका है आप लिख सकते हैं, जैसे शशि थरूर जो जिस तरह से लिखते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ लिखा कि डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना थोड़ा ये बना दिया फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है। फ्लो चार्ट बनाएंगे तो इससे आपके जो इश्यूज थे या फिर जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड थे वो आपके पैराग्राफ में छुप जाते, अगर नहीं बनाते तो। मैंने बना दिया तो इससे मेरे मैं जो कन्वे करना चाह रहा था अपना मैसेज एग्जामिनर को बहुत इजी हो जाएगा समझने में। जैसे इश्यूज हैं कुछ इन्वॉल्व हैं फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट में, क्या वो इश्यूज हैं जो पार्लियामेंट को प्रॉपर फंक्शन नहीं करने देना चाहते। दैट इज द फर्स्ट इज नॉन एसेंशियल इशू इज डिस्कस्ड, पेगासस वायरस को डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है। अननेसेसरली इतनी कवरेज दी जा रही है पेगासस वायरस, और दूसरे चीजों को डिस्कस किया जा रहा है अननेसेसरली, जैसे हिजाब इशू को ले लीजिए, या फिर जिसमें इंटेंशनली डिसरप्शन आपको देखेगी। उसके बाद देखेंगे फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज आल्सो इशू जो हमारे फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट को अफेक्ट करती है। एंड लैक ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट्स, पहले क्वालिटी डिबेट्स होती थी बट नाउ अब डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो गई है, हेट पॉलिटिक्स हो गई है, तो इस तरह की हमें लैक ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट्स देखने को मिलती है। every parliamentarian, or not every but most of the parliamentarian comes in the parliament unprepared, वो thoroughly उसको सब्जेक्ट को स्टडी नहीं करते। ठीक है। तो ये हमारी क्वालिटी डिबेट्स जो होनी चाहिए उसको डिक्रीज करता है। उसके बाद टेकिंग ऑर्डिनेंस रूट, ये भी एक ऑर्डिनेंस रूट, और विदाउट स्क्रूटनी ऑफ द बिल अगर हम पास करेंगे तो हमारी फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट को अफेक्ट करेगा। तो दीज आर द ऑल रियल इशू। में ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है मैं जो आपको बता रहा हूँ, हर एक चीज आपको पता है, बस आप इसमें लिखते नहीं है। ठीक है। सबको पता है नॉन एसेंशियल इशू इज डिस्कस, एडजर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री डिबेट्स नहीं है, ऑर्डिनेंस रूट का हेल्प लिया जाता है, एंड लैक ऑफ क्वालिटी और रिसर्च बेस्ड डिस्कशन। तो ये मैंने लिख दिया इसमें। उसके बाद दीज इशू हैव अंडरमाइन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इस वाले पैराग्राफ को मैंने इससे करेक्ट कर दिया, ये है मेरी लिंकिंग लाइन। सो दीज इशू हैव अंडरमाइन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बिकॉज द वॉइस and issue of common people go unheard in parliament due to frequent disruption। तो आपको बार बार यही बताना है कि अनहेल्दी ट्रेंड किस लिए है। अनहेल्दी इज अ कीवर्ड, क्योंकि अनहेल्दी ट्रेंड
को आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है ना। इंडियन पॉलिटिक्स में अगर पार्लियामेंट काम नहीं करेगी तो दैट इज अनहेल्दी ट्रेंड। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकेंगे कि जो इशू होंगे कॉमन पीपल के दैट विल नॉट बी एड्रेस्ड, और जो उनकी वॉइसेस होंगी जो लोकल लेवल पे जो लोग रह रहे होंगे, क्योंकि एक मीडियम क्या है वो उनकी बातें सुनने का इन द पार्लियामेंट और द एट द नेशनल स्टेज दैट इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वही उनके जो ग्रीवेंसेस है वहां पे सरकार तक लेके आ सकता है। अगर वहां पे क्वालिटी डिबेट नहीं हो रही, लोग डेली वहां पे असेंबल नहीं हो रहे, तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देयरफॉर इट इज हाई टाइम टू डू सम रिफॉर्म इन द पार्लियामेंट फंक्शनिंग थ्रू। क्या क्या वो रिफॉर्म होने चाहिए? कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एमपीज, कि उनको क्या बोलना है, किस तरह से बिहेव करना है। दे डू नॉट नीड टू थ्रो द पेपर्स इन द एयर, कि वो किसी भी बिल के ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के पेपर ऐसे फाड़ के हवा में फेंक दे, ये मतलब शोभा नहीं देता एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। उसके बाद फ्रीक्वेंट डिसरप्शन ऑफ हाउसेस, इसको रोकने के लिए भी हमारे पास कुछ रिफॉर्म होने चाहिए। एंड प्रॉपर स्क्रूटनी ऑफ बिल बाय दिस सिलेक्ट एंड ज्वाइंट कमेटी। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से जुडिशरी को भी कनेक्ट कर दिया। अगर स्क्रूटनी होगी, जैसे अवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने भी कहा था कि प्रॉपर डेलिब्रेशन नहीं हो रही, डिबेट्स नहीं हो रही, और बहुत ही हैस्टी मैनर में लॉज एंड बिल को पास किया जा रहा है, ऑर्डिनेंस रूट्स का भी हेल्प ले रही है। ठीक है, तो ये सभी चीजें किसको अफेक्ट करती है? टाइम ऑफ जुडिशरी। तो मैंने कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से इस चीज को हैंडल किया है। इसके बाद दैट इज द लास्ट अल्टीमेट और पेनल्टीमेट कंक्लूजन। मैंने लिखा है देयरफॉर डिबेट्स एंड डेलिब्रेशन ओवर एन इशू इज गुड फॉर हेल्दी गवर्निंग ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि ओवरी क्या है, ऑलरेडी अनहेल्दी ट्रेंड है। तो हमें हेल्दी ट्रेंड के लिए क्या करना होगा? that is we need to they see the opposition and government needs to come together and discuss on issue of national interest which will help in nation building. So this is also a positive way to conclude। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक लगे थोड़ा सा आपका, क्योंकि इसमें आप कोई ज्यादा रिफॉर्म दे नहीं सकते। इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है, ये टॉपिक है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल क्लास के पास ही है, ना इसमें जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती। ठीक है, जुडिशरी के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि पार्लियामेंट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती। वी द कॉमन पीपल, आप तो भूल जाओ हम कुछ कर सकते हैं। वी कैन ओनली वोट, नेक्स्ट इलेक्शन में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को जिता सकते हैं, बस इतना ही। अगर पॉलिटिक्स में या फिर पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में कुछ चेंज चाहिए, तो वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कर सकते हैं, या फिर उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी या फिर फ्रीक्वेंट डिसरप्शन ना हो, इस तरह से कोई लॉ बना सके, वो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं। बट वो ऐसा करने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी पावर उनको लगता है थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप क्यों अपना दिमाग खराब करेंगे, आप क्यों एक्सट्रीम स्टेप लेंगे? ये भी आपको दिखना है कि अपनी औकात के हिसाब से मैं इसमें लिखूंगा कि मैं, मेरी क्या पावर है, ये इशू क्या है, इस इशू को सोल्व कौन कर सकता है। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये इशू का मतलब एक ग्रेविटी क्या है इस इशू की, वो समझनी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने समझ लिया, अगर आप सोचते हैं कि मैं इसको ठीक कर सकता हूं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है। तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम जो कि सिर्फ गवर्नमेंट इसको ठीक कर सकते हैं। तो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसमें इतना था। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका द नीड फॉर कॉमन सिविल कोड, और इट इज एक्सपेक्टेड कि दोबारा पूछा जाएगा, क्योंकि न्यूज में है, रीफ्रेज करके कैसे भी पूछ लेगा। उसके बाद जैसे अभी फेडरलिज्म का बहुत ज्यादा इशू है। हमने देखा सेंट्रल सिविल सर्विस जो कैडर रूल्स उसमें चेंज हुआ है। उसके बाद गवर्नर जो रोल प्ले कर रहा है उसमें बहुत सारा कंट्रोवर्शियल है, उसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। उसके बाद स्पीकर के रोल में कंट्रोवर्सी है। उसके बाद जो हमारी स्टेट्स जो है वो सेंटर पे डिपेंड है फॉर देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो ये भी एक इशू है हमारा फेडरलिज्म का। उसके बाद देखें 370 हटने के बाद जो चेंजेस आए हैं कि इमीडिएटली कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, और 370 को एकदम से हटा दिया। ओके शिवम, कुछ बोल रहे हैं आप? आर यू एडिंग समथिंग? क्योंकि आपका माइक ओपन है। ओके, तो फेडरलिज्म पे क्वेश्चन बन सकता है आपका, और आपका बन सकता है द नीड फॉर कॉमन सिविल कोड। सर गवर्नमेंट हाँ,
थोड़ा सा आपकी वहां से नेटवर्क का इशू है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अगर आप दोबारा बोल सकते हैं तो। नेटवर्क ड्रॉप है, आपका नेटवर्क इशू है। कोई इशू, हम लास्ट में आपका। यस सर, गवर्नमेंट एजेंसीज का जो रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, यस ईडी यस और यस 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 यस, समझ गया मैं। ठीक है, ठीक। शिवम कह रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एजेंसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनका जो रोल है वो भी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ईडी को मोस्ट ऑफ द टाइम किस लिए यूज किया जाता है? प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट इन पावर है, वो यूज करती है टू टू क्रिएट प्रॉब्लम, और उसको टारगेट करने के लिए अपोजिशन पार्टी के लोगों को, कि उनकी पॉलिटिकल फंडिंग को रोका जा सके, उनके उन पे छापे लगाए जाते हैं, उनके जो सेफ हाउसेज होते हैं वहां से बहुत सारा जो मनी है वो रिकवर हुआ है। ड्यूरिंग द यूपी के इलेक्शन में अभी हमने देखा है कि कितने लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए एक ज्वेलर के पास से मिले हैं। तो आरबीआई ने वहां पे एक जो पैसे गिनने की मशीन है वो तक भेजी है। ठीक है, तो ये भी एक इशू है, ईडी का गलत यूज हो रहा है। दूसरा सीबीआई, अब जो सीबीआई को हमेशा ये बोलते हैं कि सीबीआई इज अ केज्ड पैरट। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहेगी सीबीआई वही करेगी। किस तरह के केसेस लेने हैं, क्या उसमें लीड मिल रही है, तो ये सभी चीजें सेंट्रल जो गवर्नमेंट है इन एजेंसीज को अपने हिसाब से यूज कर रही है। तो इसमें भी रिफॉर्मेशन की जरूरत है, इनको ज्यादा ऑटोनॉमी की जरूरत है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे ज्यादा ऑटोनोमस बॉडी कोई है नहीं। सेंटर दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बाद आपकी जो और भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज आल्सो कॉन्स्टिट्यूशन, इनके पास बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी है। तो ये एक इशू बन सकता है आपका फेडरलिज्म का, जो ये सेंट्रल एजेंसीज है। ठीक है, तो यही इसी 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 टॉपिक पे हमने क्या किया है, एक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज challenges of federalism in India. Just a second. ओके, तो ये है क्वेश्चन। ये ओपन टेस्ट में मैंने दिया था। तो ओपन टेस्ट में था, क्वेश्चन था चैलेंजेस फॉर फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडियन पॉलिटी। और ये आपके सीएपीएफ एग्जाम में इस बार चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि या तो ऐसे ही पूछ ले सेम, इसी तरह से फ्रेज करके आपको ऐसे में, और नहीं तो आपको आर्ग्यूमेंट राइटिंग में पूछा जा सकता है। दो चीजें, दो इसमें से कुछ ना कुछ आ सकता है, क्योंकि अगर हम ट्रेंड देखें, दिस इज द ट्रेंड, जो आपका सेंटर स्टेट रिलेशन पे या फिर फेडरलिज्म पे क्वेश्चन पहले भी पूछा है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट 2013 में पूछा था। रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन पॉलिटी, अगेन अ फेडरल इशू, 2015 में पूछा है। इंडिया नीड्स टू रीडिफाइन द रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, इस बार तो डायरेक्ट पूछ लिया 2016 में, दिस रीडिफाइन द रिलेशन। और सो तीन टॉपिक ऑलरेडी आपके पूछे हैं, तो इसी के बेसिस पे आई हैव गिवन अ टॉपिक। तो इस टॉपिक पे क्या हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करें या फिर मैं ही इसको डिक्टेट कर दूं? ओके, चलिए तो मैं ही डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, वेस्ट बंगाल के साथ हमारा क्या चला हुआ है सबको पता है। वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धनखड़ प्रोरोग असेंबली सेशन, उन्होंने अपने ही डिस्क्रिप्शन से असेंबली सेशन को प्रोरोग कर दिया। So that is also a federal issue. Why the center? Second news is the center's proposed amendment to IS cadre rule are drawing again a flaw. तो ये भी एक इशू है हमारा, this is the second issue. तो इसके बेसिस पे what I've written is challenges for federal structure in Indian polity. इसमें जितने ज्यादा आप कंटेम्पररी पॉइंट्स डालेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इंट्रोडक्शन में आपको इस तरह के पॉइंट्स जैसे वेस्ट बंगाल वाला हो गया, या फिर बीएसएफ जुरिडिक्शन वाला हो गया, या फिर जनरल कंसेंट टू सीबीआई वाला हो गया, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इश्यूज है। आईएस कैडर रूल, 370 हट गया, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीजें हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन में ये लिख दिया तो आपका काम आधा आसान हो गया, और एग्जामिनर को काम भी आधा आसान होगा, क्योंकि इवेल्युएशन करने में आपकी कॉपी उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
ठीक है, तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। जैसे आई हैव रिटन, कई बार क्या होता है, टेंडेंसी ये होती है कि स्टूडेंट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द शेड्यूल 7। उसमें बताते हैं कि देयर आर 3 लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड द यूनियन लिस्ट। उसमें बताते हैं कि कितने सब्जेक्ट हैं। ये नहीं लिखना आपको, ये डिमांड नहीं है इस क्वेश्चन की। डिमांड है चैलेंजेस। दिस इज द कीवर्ड, चैलेंजेस फॉर फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडियन पॉलिटी। क्या वो चैलेंजेस है, इसकी बात की गई है। अगर आप इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि शेड्यूल 7 में ये है, शेड्यूल 7 में वो है, तो आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रादर देन राइटिंग दिस, यू हैव टू राइट द मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है। जैसे मैंने लिखा है, जैसे इंटरफेरेंस बाय द सेंटर इन द सब्जेक्ट्स लाइक बीएसएफ जुरिडिक्शन। हालांकि बाद में ये क्लियर हो गया कि बीएसएफ की जुरिडिक्शन को इंक्रीज करने से सेंटर, मतलब सेंटर स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट की पावर में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा। ठीक है, बट देर आर एप्रीहेंशंस इन द स्टेट्स। ठीक है, ड्यू टू दिस बीएसएफ जुरिडिक्शन पंजाब और इसमें कौन सी, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में तो इशू उठा था, इसलिए आप लिख सकते हैं। उसके बाद जनरल कंसेंट टू सीबीआई, देयर आर मोर देन 14। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए बोलिए। सर मेरा ये कहना था कि अगर ये एसए में आता है ये क्वेश्चन, तो एक पैराग्राफ स्टेट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में भी लिख सकते हैं कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ उनको अपर हैंड प्रोवाइड करता है स्टेट के ऊपर, मतलब लोकसभा का स्टेट असेंबली के ऊपर में। बिल्कुल, तो देखो अब आप बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है और देयर इज अ लॉ, एवरीथिंग इज हैपनिंग अंडर द लॉ। ठीक है, तो रूल बेस्ड ऑर्डर है और हमें पता है कि लॉ इज द किंग इन इंडिया। ठीक है, तो आप लॉजिकल बात कर रहे हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इसमें बता सकते हैं कि देयर आर, सीबीआई को किस पर्टिकुलर, जो हमारी दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट था उसके अंडर उसको एस्टेब्लिश किया गया। आईएएस कैडर रूल को चेंज कर सकता है सेंटर, क्योंकि उनको पावर है। बीएसएफ जुडिक्शन को बता सकता है क्योंकि सेंटर को पावर है अंडर 355, जो आर्टिकल 355 के अंडर, के सेंटर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गार्ड और प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, यू कैन गिव योर रीजन। तो आपकी बहुत अच्छी अप्रोच है। अगर आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को कोट कर सकते हैं एंड यू कैन आल्सो कोट द, आल्सो सपोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एक तरीका था। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि फेडरल स्कीम which was envisaged by our forefather and incorporated into the constitution has ensured equal power for center and the state। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि इक्वल पावर है इन देयर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, सेंटर के पास जो है स्टेट के पास जो है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू सम कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल्स, जिसको एक्सप्लॉइट करता है सेंटर कई बार। कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल्स हैं, और वही चीज क्या आगे जाके बोन ऑफ कंटेंशन बन जाती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड स्टेट्स। अब बताता हूं मैं, यहाँ पे मैंने आई हैव यूज्ड द अगेन अ फ्लो चार्ट। आप यूज करिए मत यूज करिए, आई वुड रिकमेंड अनलेस एंड अनटिल यू आर, आप इसमें कंफर्टेबल हो या फिर मास्टरी हो आपके पास, तभी आप यूज करिए। अदरवाइज पैराग्राफ फॉर्मेट या फिर पैराग्राफ प्रेजेंटेशन सबसे बढ़िया है। उसमें इतना होच पोच नहीं होता एक तो सब कुछ, और सबसे वो हैंडल भी नहीं होता। बट आई वुड रिकमेंड, अगर आप 4 ऐसे टॉपिक लिख रहे हैं उसमें से एक में थोड़ा सा कोई फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर अगर, क्योंकि उन्हें लगता है कि बार बार वो पैराग्राफ ही चेक कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तो इंटरेस्ट बनाने के लिए, बने रहने के लिए, यू कैन यूज अ फ्लो चार्ट एनी काइंड ऑफ। तो यहाँ पे चैलेंजेस क्या है, दैट इज द नीड ऑफ दिस टॉपिक, चैलेंजेस ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडियन पॉलिटी। क्या वो चैलेंजेस हैं, तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग फ्लो चार्ट के अंदर एक, दिस इज द मेन हेडिंग। उसके बाद मैंने सब हेडिंग लिख दिया कि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया था कि वाटर इशू है, और वाटर इशू पे ऑलरेडी हमारा एक टॉपिक है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, ये है। तो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, रीड्रॉइंग ऑफ पॉलिटिकल बॉर्डर्स, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, आपको पता है आसाम और मिजोरम बॉर्डर इशू, वो इतना कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया, उसमें हमारी बहुत सारा कैजुअलिटी भी हुई। 2 पुलिस ऑफिसर भी मारे गए और न्यूमरस सिविलियंस वो भी मारे गए, इसमें काफी लोगों की जान भी गई। उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा इशू है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अंडर न्यू जीएसटी लॉ, दैट हैज बिकम अ न्यू इशू अंडर द फेडरलिज्म। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर इशू जो है, उसके अंडर आपको देखना होगा कि जो हमारे एक्ट हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके अंडर किसी को भी उठा लेते हैं, यूएपीए का एक्ट,
या फिर आफ्सपा का एक्ट, क्योंकि आफ्सपा हैज गिवन ट्रमेंडस पावर टू द सिक्योरिटी फोर्सेस। अगर उसको किसी स्टेट में काम करना है, कोई भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है या फिर हमारी आर्मी है, अगर वो आफ्सपा से पावर डिराइव करती है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए तो उसको ट्रमेंडस पावर दिए जाते हैं। और आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, तो स्टेट के उसमें इंटरफियर करना, इस तरह के एक्ट बना के, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यूएपीए का एक्ट, आफ्सपा बना के, पहले तो टाडा और पोटा भी होता था इस तरह के, और यूज ऑफ सेंट्रल एजेंसी लाइक सीबीआई, आईबी एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ऑन द नेम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इशू। ठीक है। और दूसरा हम देख सकते थे क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स सच एज तेलंगाना इन 2014 एंड डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट्स लाइक बोडोलैंड, विदर्भा एंड महाराष्ट्र, दैट इज आल्सो अ चैलेंज टू अवर फेडरल स्ट्रक्चर। तो ये एक चैलेंजेस है। उसके बाद मोर ओवर द रोल ऑफ जुडिशरी कांट बी इग्नोर्ड इन फेडरल स्ट्रक्चर। ये डायमेंशंस है, मैं आपको डायमेंशंस दे रहा हूँ। जैसे रोल ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की आप लिख सकते थे, जुडिशरी का कैसे इसमें, जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज फीचर ऑफ फेडरलिज्म, बट एनजेसी एक्ट 2014 में लेके आए ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसमें जो जजेस की अपॉइंटमेंट होनी थी उसके अंदर दो ऐसे आदमी डाले गए जो पॉलिटिक्स से, मतलब गवर्नमेंट से होने थे, प्रेजेंट गवर्नमेंट से दो लोग इसमें आने थे। वो डिसाइड करेंगे कि कौन से जज को हाई कोर्ट में रखना है, कौन से जज को सुप्रीम कोर्ट में। उनकी अपॉइंटमेंट का जो डिसीजन था इन दो लोगों के हाथ में भी आ गया, और दो हमारे जजेस थे इस कमेटी के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फाइंड दिस पर्टिकुलर कमेटी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अगेंस्ट द फीचर ऑफ फेडरलिज्म एंड अगेंस्ट द फीचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। बट ये इशू आया, तो इस इशू को आप लिख सकते हैं। Furthermore, we have also seen the power tussle between Delhi government and center। कितना न्यूज में रहा है दिल्ली गवर्नमेंट का, जो हमारा सेक्शन 69 है शायद वो, या फिर 49 है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। उसके अंडर दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंटर के बीच कितना टसल हुआ है। जो हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी जो हैं, गवर्नर के हाउस में, जो वहां पे लेफ्टिनेंट जनरल के गवर्नर के हाउस में, वो 10-10 15 दिन वहीं पे रुके हैं। तो इस तरह की सिचुएशन वहां पे देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया। सो द रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर वाज चैलेंज्ड by Delhi government, and that whole event put a scars on the federal structure again. And finally, the importance of federalism can't be neglected, and therefore we need to revive the defunct interstate council। तो मैं solution की बात कर रहा हूँ। लास्ट वाला जब आपका पेज होगा ना, उस पर आपको solution देना ही देना है, कुछ ना कुछ solution देना है आपको। जैसे इंटरस्टेट काउंसिल किस लिए है, जो आपके डिस्प्यूट होते हैं दो स्टेट के बीच या फिर सेंटर और स्टेट के बीच, वो आपको रिजोल्व करने होते हैं अर्ली स्टेजेस पे, ताकि वो डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में ना बदल जाएं। जैसे आसाम और मिजोरम में हो रहा था, उन बॉर्डर स्टेट्स, मतलब उन बॉर्डर इशू को लेके, बाउंड्री इशू को लेके, तो वो पहले ही अगर उसको अर्ली रिजोल्व कर लिया जाए। अभी जैसे 1 महीने की पहले की न्यूज है, नॉर्थ ईस्ट में काफी, असम के अंदर और एक स्टेट थी शायद मेघालय के अंदर, एक बॉर्डर को रिजोल्व कर लिया गया है। ठीक है, तो बाउंड्री को रिजोल्व कर लिया गया। तो बाउंड्री रिजोल्व जब हो जाएगी तो इस तरह के इशू वहां पे नहीं होंगे। सो जोनल काउंसिल की हम हेल्प ले सकते हैं, विच कैन रिजोल्व द प्रॉब्लम बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बिफोर इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट। मोर इम्पोर्टेंटली अब आती है कमेटीज की बारी, क्योंकि पॉलिटी का जो टॉपिक है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ऐसी कमेटी का नाम नहीं पता होगा। एआरसी की रिपोर्ट आप इसमें कोट कर सकते हैं, सरकार या कमीशन की लिख सकते हैं। ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंट कमेटीज। तो इनकी जो रिकमेंडेशन, आप बोल सकते हैं कि इनकी रिकमेंडेशन जो है ऑन द रेजोल्यूशन या फिर ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशंस पे, वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, या हो भी रखी है लेकिन कुछ एक को और भी करना चाहिए। दूसरा मैंने लिखा है जैसे रोल ऑफ गवर्नर, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। अगर कुछ आपको लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का फेलियर हो गया, तभी आप क्या लगाएं, गवर्नर रूल लगाएं या फिर प्रेसिडेंट रूल लगाएं, उससे पहले मत लगाएं। ठीक है। और इन द एंड द डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, ये मेरा क्या है, पेनल्टीमेट कंक्लूजन है। तो ये मेरा समराइज करने का एक और तरीका है। इन द एंड द डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया विच already has humongous challenges before it,
नीड टू यूनाइट एंड स्टैंड अप विद सोलिडारिटी कीपिंग ऑल डिफरेंसेस असाइड एंड वर्क एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मैंने यहाँ पे कोट कर दिया। ठीक है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मैंने यहाँ पे कोट कर दिया। तो इससे बेटर अगर आप और भी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट अगर आप इतना भी कर देंगे ना तो आपके मार्क्स अराउंड यू विल गेट द 50%। 50% मतलब 20 में से 10 मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे अगर इस तरह की आप प्रेजेंटेशन लिखते हैं और इस तरह का आप इंट्रोडक्शन और जैसे हाईलाइट भी कर सकते हैं, जैसे आप रिकमेंडेशन को, उसके बाद मैंने रिकमेंडेशन दिया, तो आपको सेपरेटली यहाँ पर रिकमेंडेशन लिख के उसको हाईलाइट करके उसमें बुलेटिन फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। आप पैराग्राफ लिखिए, उसी में मेन हेडिंग को मेन हेडिंग दे दीजिए, कीवर्ड को हाईलाइट कर दीजिए बॉक्स के अंदर या फिर डबल लाइन मार के नीचे, जिस तरह से आप चाह रहे हैं वही कर दिया। उसके अंदर आप पॉइंट लिख सकते हैं, उसको हाईलाइट कर दीजिए। ये नहीं कि आप पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे, वो पॉइंट फॉर्म में बिल्कुल ऐसे लगता ही नहीं है, वो आपका आर्गुमेंट राइटिंग लगता है, उसके लिए बचा के रखिए। ठीक है, पूछिए कोई और क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सो लास्ट इज द नीड फॉर कॉमन सिविल कोड इन इंडिया। ये मैं आपको मॉडल आंसर एप्लीकेशन पे जो आपको वहां से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, नीड फॉर कॉमन सिविल कोड इन इंडिया, अगेन इसमें आपको कोई प्रेजुडिस नहीं होने चाहिए, कोई आपके दिमाग में स्टीरियोटाइप्स है या सोसाइटी में, वो आपको बिल्कुल नहीं लगने। लॉजिकल खेलना है इसमें आपको, समझे? तो नीड क्या है कॉमन सिविल कोड की इंडिया में? नीड एक कीवर्ड है, दूसरा कॉमन सिविल कोड एक है। नीड क्या है मतलब, अभी प्रेजेंट में वी हैव अ डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल लॉज, और उसमें कुछ कुछ लूप होल्स हैं हर एक पर्सनल लॉ में। जो हमारा, अगर हिंदू मैरिज एक्ट देखें या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ देखें, तो हर एक में डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल लॉज के अंदर लूप होल्स हैं। जैसे वीमेन का एक्सप्लॉइटेशन किसी पर्टिकुलर उसमें पर्सनल लॉ में ज्यादा है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक आप देखेंगे, मोनोगैमी या फिर पोलीगैमी, ये सब चीजें हैं। तो अगर हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा थ्रू आउट द कंट्री, तो उससे क्या हो सकता है, और अगर उसको विदाउट एनी डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हमारी सोसाइटी पे, कंप्लीटली बैकफायर भी कर सकता है एकदम। ठीक है, तो नीड फॉर कॉमन सिविल कोड इन इंडिया, इसमें आपको बैलेंस वे से लिखना है। अगर आप ये कहते हैं कि वी एट प्रेजेंट हम कॉमन सिविल कोड की जरूरत नहीं है, गिव योर आर्ग्यूमेंट्स, गिव योर लॉजिक्स। अगर आप कहते हैं कि वी नीड कॉमन सिविल कोड्स इन इंडिया, गिव योर आर्ग्यूमेंट्स एंड लॉजिक, तो ये आपको सपोर्ट करना होगा। तो इंट्रोडक्शन में आप कह सकते हैं टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड जेंडर जस्टिस, तो मैंने कनेक्ट कर दिया इससे कि कॉमन सिविल कोड से होने से एक तो जेंडर जस्टिस आ सकेगी, क्योंकि कॉमन सिविल कोड ना होने के कारण वीमेन आर द मोस्ट अफेक्टेड। ठीक है, तो जेंडर जस्टिस हो सकेगा, इक्वालिटी हो सकेगी, डिग्निटी ऑफ वुमेन विल बी मेंटेन इन इंडिया, एंड सिविल कॉमन सिविल कोड इज ओनली ऑफ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चेंजेस व्हिच एवरी प्रोग्रेसिव सोसाइटी रिक्वायर्ड। अगेन मैंने सोसाइटी से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली हु विल एक्सेप्ट दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड? इट इज द सोसाइटी। अगर सोसाइटी ही इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो दोबारा से प्रोटेस्ट करेगी, जैसे थ्री फॉर्म लॉ के केस में हुआ था। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव सोसाइटी, इस तरह से आप इसको ओपन कर सकते हैं। मॉडर्न सोसाइटी की बात कर सकते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में डिफरेंट चेंज इन द वैल्यू सिस्टम हुआ है, मोरल वैल्यूज में चेंज हुआ है, और वेस्टर्नाइजेशन हुआ है हर एक चीज का। तो प्रोग्रेसिव वैल्यू सोसाइटी सिस्टम इज देयर। अनदर थिंग यू कैन राइट इज आफ्टर द इंडिपेंडेंस, यहाँ पे मैंने कुछ चैलेंजेस लिखे। हमेशा अगर आप एस्से में शुरुआत में ही थोड़े चैलेंजेस लिख देंगे तो उससे क्या फायदा मिलता है? चैलेंजेस लिखने से आपको थोड़ा रोड ओपन हो जाता है आपके लिए। आपको ये लगता है कि हाँ, मैं इस पे थोड़ा सा और डायमेंशन बना सकता हूँ, और एग्जामिनर भी ये देखता है कि ये रेलिवेंट लिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस टू इनकॉर्पोरेट द नीड्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज, वी ब्रोट मल्टीपल पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ हमारे पहले नहीं थे आजादी से पहले। ठीक है, तो हिंदू मैरिज एक्ट उसके बाद आया आजादी के बाद, मुस्लिम पर्सनल लॉ आया, स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर क्या है, इफ टू पर्सन आर बिलोंग टू टू डिफरेंट रिलीजन, ठीक है, तो उनकी भी शादी होनी जरूरी है ना, तो वो किसके अंडर करते हैं? स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। अगर कोई
एक पार्टनर क्रिश्चियन है, एक हिंदू है या फिर एक मुस्लिम है, उनको शादी करनी है, दैट विल गो अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। अगर दो हिंदू को शादी करनी है, दैट विल अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। Over a period of time, due to some loopholes in personal law, some unethical and immoral practices have taken place in society, which created gender inequality, gender injustice, and also put some unempowered women at miserable conditions. ठीक है, रियल इशू है, यही रियल इशू है हमारी सोसाइटी में, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो रहा। विमेन ही मिजरेबल कंडीशन में है। So some famous cases which brought into light are the Shah Bano case, important, ये तो बहुत फेमस केस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लिख सकते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, जैसे अंडर आर्टिकल 44 सबको पता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है डीपीएसपी के अंदर, और आर्टिकल 15, 25, 26, 27, 28 यहाँ पे आप पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन छाप सकते हैं, क्योंकि इसके अंडर जैसे रिलीजियस फ्रीडम की बात की है, सेक्युलरिज्म की बात की है, और हमारे प्रियम्बल के अंडर जो सब वर्ड यूज किया गया था सेक्युलरिज्म बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, वो ऐड किया गया था सेक्युलरिज्म। तो पहले सेक्युलरिज्म हमारे यहाँ ऐड नहीं था, तो ये सभी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। इट विल नॉट डू एनी हार्म, तो ये आपके ऐसे को क्रेडिबल बनाएगा। तो सेक्युलरिज्म होने का क्या मतलब है? सेक्युलरिज्म होने का मतलब है हर एक जो देर विल बी नो इंक्लिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू वन पर्टिकुलर रिलीजन, तो सेक्युलर होना पड़ेगा। तो सेक्युलर होने के लिए वी नीड अ कॉमन सिविल लॉ। ठीक है, तो वही तो चीज दिखाएगा ना हमारे सेक्युलर। तो उसके बाद देखते हैं द नोड दिस नीड ऑफ कॉमन सिविल कोड इज आल्सो जस्टिफाइड थ्रू इट्स मेरिट्स सच एज कोडिफिकेशन एंड यूनिफिकेशन, क्योंकि अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो उससे आपको कोडिफिकेशन एंड यूनिफिकेशन करनी होगी सभी लॉज की। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ अलग से पढ़ना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग से, उनकी कोडिफिकेशन करने की जरूरत है। और जुडिशरी का इससे सबसे ज्यादा टाइम क्या है बचेगा। सो सिस्टम में कोहेरेंस आएगा, लूप होल्स को प्लग कर सकते हैं, मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशन के लिए अच्छा है। दोबारा मैंने ये लिख दिया कि वुमेन्स की कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी। सो विदाउट ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे विदाउट एड्रेसिंग सम चैलेंजेस यूनिफॉर्म सिविल कोड कैन नॉट बिकम रियलिटी। कौन कौन से वो चैलेंजेस है? जैसे मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन बहुत बड़ी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके, कि लोगों को सेंटीमेंट्स के साथ खेला जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो ये चीज हो जाएगी, वी विल लूज अवर रिलीजन, ये सभी चीजें। तो मिस इन्फॉर्मेशन को फाइट करना है, तो हर एक रिलीजियस कम्युनिटीज को जो उनके सेंटीमेंट्स है, इट शुड नॉट बी हार्म, पहले प्रॉपर अवेयरनेस ड्राइव होनी चाहिए, उनके इनपुट्स लेने चाहिए, तो ये सभी चीजें रहेंगी। दूसरा, वी ऑल नो इट्स अ बिग चेंज, देयरफॉर चेंज मस्ट कम फ्रॉम विद इन सोसाइटी। तो ये पॉजिटिव वे से एंड करने का तरीका है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज है सोसाइटी के अंदर। इससे एक या दो या तीन आदमी इफेक्ट होने वाले नहीं है, हर एक रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग इससे अफेक्ट होंगे। तो ये जो चेंज होगा should be come from within the society and strong political will। पॉलिटिकल विल भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि अगर आपने देखा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए अगर मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को ना लाऊं तो ये हो सकता है, ठीक है, ये जाहिर है। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल का आदमी है, वो ये देखता है कि पॉलिटिक्स को एक साइड रखते हैं, बट वी नीड टू integrate our country। ठीक है, so strong political will is required to build our society and our nation a formidable one। तो मैंने इसमें ये भी नहीं लिखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है या नहीं है, तो बस मैंने यहाँ पे लिख दिया कि क्या क्या चीजों की जरूरत होगी इसमें। सोसाइटी को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चेंज, और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की भी रिक्वायरमेंट होगी टू ब्रिंग दिस चेंज इन अवर सोसाइटी, राइट। तो यही था आपके जो 3-4 मॉडल आंसर थे, उसके अंडर यही था। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, एनी क्वेश्चन। विनय, शिवम, रोशन, मोहित, कृष्णा, दिव्यांशु, एनी क्वेश्चन? ओके, ठीक। सर ये एक सेकंड सर। हम्म। सर ये क्वेश्चन काउंटर आर्गुमेंट में भी आ सकता है ना? हाँ हाँ, ये आपका आर्गुमेंट राइटिंग में आ सकता है, कि जैसे मैंने एक दिया भी है बैच 3 के लोगों को, तो आपके टेस्ट में भी आ सकता है ये, तो उसके लिए तैयार रहना काउंटर आर्ग्यूमेंट में। और काउंटर आर्ग्यूमेंट में ही बनना चाहिए नेक्स्ट टाइम अगर ये बनेगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट राइटिंग में हमेशा थोड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक आपको मिलते हैं,
दैट इज कंट्रोवर्शियल। उसके अगेंस्ट आप लिख सकते हैं, उसके फेवर में आप लिख सकते हैं। इसी तरह से जैसे इंडिया नीड्स अ वन नेशन वन इलेक्शन, ये टॉपिक आया, दैट इज कंट्रोवर्शियल। ठीक है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक ही आपसे पूछेंगे जिसमें आप डिबेट करने का स्कोप रहता है। अगर आपको डिबेट करने का स्कोप नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आपसे वो उसमें पूछेंगे ही नहीं आर्गुमेंट राइटिंग में। ठीक है, ओके। तो ठीक है, सेशन को एंड करते हैं, और कल आपका एग्जाम है, तो उसके लिए प्रिपेयर कर लेना। सोर्स मैंने बता दिया आपको, ये सभी चीजें आपकी एप्लीकेशन पे आपकी अपडेट हो जाएगी, ये सभी मॉडल आंसर एंड दैट। ओके, तो ठीक है, एंड करते हैं सेशन को। गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम।